हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट हमारे सामने आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 चार्टर एक्ट की सीरीज में आखिरी एक्ट था, लेकिन इसकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। तो पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसी एक्ट के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट फीचर है इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसके फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट में जो फंक्शन हुए वो हुए लेजिस्लेटिव फंक्शन और दूसरे पार्ट में जो फंक्शन हुए वो हुए एग्जीक्यूटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी लॉ मेकिंग फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फंक्शंस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ द 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। और इसी तरह गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स को भी इंक्लूड किया गया। ये बात याद रखने वाली है, इम्पॉर्टेंट है। In other words, it established a separate Governor General's Legislative Council which came to be known as Indian Central Legislative Council। दूसरे शब्दों में इसे कहा जाए तो इसने भारत में एक संसद की नींव डाल चुकी थी, क्योंकि इसे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल की जो 6 मेंबर की काउंसिल थी जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को ऑपरेट करती थी, इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता था। और इस मिनी पार्लियामेंट ने वो सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करके रखी थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रचलित थी, तो इस वजह से इसे मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। और इसके फंक्शंस और प्रोसीजर्स भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह सेम होते थे, इसीलिए ये याद रखने वाली इम्पोर्टेंट बात है। अब आते हैं हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। इस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के द्वारा सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाया जाने लगा, जिससे ये सुनिश्चित हो कि एक प्रतियोगिता परीक्षा हो जिससे जो भी योग्य उम्मीदवार हो वो ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, यूपीएससी को पहले ICS नाम से जाना जाता था, उस ICS परीक्षा में शामिल हो सके और अपनी योग्यता के अनुसार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। इसी में एक मौका इंडियंस को भी मिलता है कि वो भी अपनी योग्यता के आधार पे उच्च पदों पर नियुक्त हो सकते थे। द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज वॉज दस थ्रोन ओपन टू द इंडियन ऑल्सो। और इसी तरह इंडियन सिविल सर्विसेज में जाने का भारतीयों के लिए भी रास्ता खुल गया। Accordingly, the Macaulay Committee, the Committee on the Indian Civil Service, was appointed in 1854। ये एक याद रखने वाली बात है, प्री में पूछा जा सकता है कि मकाले कमेटी कब अपॉइंट करी गई थी और उसका किससे संबंध था। तो मकाले कमेटी 1854 में अपॉइंट करी गई थी और इसका संबंध था भारत में सिविल सर्विसेज से। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 5 साल बाद ही रिजीम यानी शासन का चेंज हो गया था, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो चुका था। उसके बाद कंपनी से भारत पे शासन करने का जिम्मा पूर्ण रूप से छीन लिया गया था। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोसेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दे दी गई कि आप भारत पे शासन कर सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में, लेकिन कोई ऐसी स्पेसिफिक टर्म मेंशन नहीं करी गई कि कितने साल का एक्सटेंशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स। और प्रीवियस चार्टर्स की तरह कोई डेफिनेट टाइम पीरियड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया गया था कि आपको अगले कितने सालों तक इंडिया पे रूल करना है ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। दिस वॉज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक। और इसका एक क्लियर सा मतलब ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे किसी भी समय पे खारिज यानी ख़त्म किया जा सकता है जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट तय कर ले।
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे भी आप याद रख सकते हैं, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस एक्ट के द्वारा पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन यानी स्थानीय रिप्रेजेंटेशन दिया गया। स्थानीय रिप्रेजेंटेशन यानी इसमें भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व दिया गया गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। Of the 6 new legislative members of the Governor General Council, 4 members were appointed by the local provincial government of Madras, Bombay, Bengal and Agra। देखिए जी, 4 जो राज्य सरकारें हुआ करती थी या जो स्थानीय सरकारें हुआ करती थी, प्रोविनिकल गवर्नमेंट होती थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, इन चारों गवर्नमेंट से एक एक भारतीयों को लेके उन 6 मेंबर्स में 4 मेंबर्स भारतीय रखे गए और उन्हें स्थान दिया गया। इसी का मतलब था लोकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको रीसेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।